ठीक है बेटे, इसी चैप्टर को आप आगे कंटिन्यू करते हुए अब हम जो है बेटे स्पेशल टाइप ऑफ अल्टरनेटिंग करंट के लिए हम स्टडी करेंगे, और साइडली जो कि कर्व के रूप में होगा। नाउ वी विल स्टडी करेंगे किसकी स्पेशल टाइप of alternating current, AC current, which varies sinusoidally curvical shape में sinusoid। ये इस तरह से देखिए, अगर आपकी कोई जिस तरह से मैंने अभी बताया कि कोई अल्टरनेटिंग करंट है, इस तरह से चल रहा है तो इसमें है दैट इज आई करंट। ठीक है, अगर ये आपकी ये है इक्वेशन है आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो बेटे ये क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ करंट दैट इज पीक वैल्यू, सबको पता है। अगर ये इस तरह से इक्वेशन दे रखी है आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, इसका मतलब क्या है कि आई नॉट क्या चीज देता है हमें, पीक वैल्यू ऑफ आई। ये 0 से t/4, बल्कि मैं तो कहती हूँ कि मैंने 2 बार इंटरवल लिख दिया, t/2 दैट इज t, दैट इज 3t/2 दैट इज 4t, 4t या कंप्लीट 2t। देखो बेटे, एक साइकिल पूरा हुआ और फिर दूसरा साइकिल पूरा हुआ यहाँ पे। ये आपका प्लस में है आई नॉट, और ये आपकी दैट इज माइनस आई नॉट। यहाँ पर लिख लीजिए फटाफट जो लिखवा रही हूँ, आई क्या चीज है, इंस्टेंटेनियस करंट। दूसरा आई नॉट पीक करंट, और मैक्सिमम करंट भी इसे ही कहते हैं हम, या एम्पलीट्यूड ऑफ करंट भी इसे ही कहते हैं, मैक्सिमम करंट। ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, वही ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई है। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन बता रही हूँ आपको, ये समझ लिया बेटे, इसे नोट कर लो फटाफट इतना सा। उसके बाद इसका एक क्वेश्चन करवा रही हूँ, यहाँ लिख रही हूँ क्वेश्चन छोटा सा लिख दू, आई इज इक्वल टू यानी कि 4, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी के लिए फाइंड, कौन सी वैल्यू निकलवा लें, आई एवरेज, पहले आई एवरेज निकाल दो। फाइंड आई एवरेज फॉर कंप्लीट साइकिल। ये क्वेश्चन है बेटे, हमारे पास एक इक्वेशन है आई इज इक्वल टू आई साइन ओमेगा टी, और इसके लिए हमें आई एवरेज निकालना है कंप्लीट साइकिल के लिए। ठीक है, तो
आई एवरेज का क्या फॉर्मूला बताया था मैंने? क्या लिखो, कॉपी निकालो, खोलो कॉपी में। आई एवरेज का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने? ई नॉट ओमेगा आर। पहले अगर हमें देखो बेटे, वो तो ई नॉट में था। देखो, आई एवरेज दो लिखाए थे ना, ये भी तो लिखा है। आई एवरेज को इस तरह से लिख देंगे, बताया था। आई एवरेज इज इक्वल टू आई एवरेज, आई की जगह ये वैल्यू रखो पूरी। इस पूरे का बार, आई नॉट बार। और जो ये अलग से लिख दिया मैंने इसको तोड़ के, किसके लिए बोला है मैंने? फॉर कंप्लीट साइकिल। इसके मान लिखवाए थे ना मैंने आपको। कंप्लीट साइकिल साइन ओमेगा टी कितना लिखवाया? जीरो। जीरो ही तो लिखवाया था। तो ये हो जाएगा आई बार इंटू जीरो इज इक्वल टू जीरो। तो ये कितना आ गया वैसे? आई एवरेज इज इक्वल टू जीरो। क्लियर? अगर इस तरह से इक्वेशन दे रखी है और आई एवरेज पूछा है तो उसका बार ले लीजिए, और बार लेने के बाद ये मैंने आपको चार पांच मान लिखवा रखे हैं, साइन ओमेगा टी और कॉस ओमेगा टी फॉर कंप्लीट साइकिल और फॉर हाफ साइकिल। हो गया बेटे? उसके बाद आइए आप एक क्वेश्चन और करवा दीजिए। ये कर लिया? इधर का कर लिया बेटे? फाइंड एवरेज करंट। क्वेश्चन नहीं है, फाइंड एवरेज करंट फॉर हाफ साइकिल वेयर आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ये गिवन है, ठीक है? ठीक है, ये गिवन है। अब बताइए वही, आई एवरेज इज इक्वल टू क्या लिखोगे आप? आई एवरेज इज इक्वल टू आई का बार, और आई की जगह ये रख लीजिए, आई नॉट साइन ओमेगा टी पूरे का बार। इसे अलग अलग कर लीजिए, आई नॉट का बार और साइन ओमेगा टी। अब हम जो है साइन ओमेगा टी फॉर हाफ साइकिल के लिए क्या बताया था? 2/पाई, 2/पाई। और ये जो आई का जो है बार, आई बार की वैल्यू अगर आई नॉट ही दे दी हो, ये देखिए, आई नॉट, आई बार की वैल्यू अगर मैंने आई नॉट दे रखी हो तो कितना आंसर आ जाएगा बेटे? इसे आई के बराबर रख देंगे, ये दे रखा है अगर, तो आपका आ जाएगा 2I0/पाई। दैट इज आंसर। क्लियर? अगला क्वेश्चन लिखवा रही हूँ, हो गया बेटे? बता दो। ये भी बता रही हूँ। आई आर एम एस निकालिए अब। फाइंड आई आर एम एस फॉर क्वेश्चन फोर। आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये दिया है। और इसके लिए क्या फाइंड करना है बेटे? फाइंड आई आर एम एस।
कैसे निकालेंगे? इसका फॉर्मूला क्या होता है? आई नॉट अपॉन रूट टू। और आई नॉट की वैल्यू देखिए, करिए फटाफट। आई आर एम एस इज इक्वल टू आई नॉट अपॉन रूट टू। आई नॉट की वैल्यू कहाँ से लेंगे? एक तो ये भी है, और अगर आप आरएमएस निकालना चाहते हो वो भी तो है बेटे। इसको फॉर्मूले को तो तब रखिए जब आई नोट की वैल्यू, एक ये भी तो लिखवाया था मैंने फॉर्मूला, ये आई आर एम एस इज इक्वल टू, अगर आपको सिंगल करंट दे रखी है, क्या दे रखी है? सिंगल करंट, तो क्या करोगे? सिंगल करंट का पहले क्या करोगे? स्क्वायर, फिर क्या करोगे? बार, और फिर क्या लोगे? रूट। अब मुझे इस जो आई का मान दे रखा है वो इस आई की जगह रख दीजिए। क्या होगा? आई का इसका स्क्वायर कर देंगे पूरा, पहले आई का स्क्वायर, आई जीरो साइन ओमेगा टी, पूरे का क्या कर दिया मैंने? स्क्वायर, फिर ले लिया बार, और फिर कर दिया रूट। और फिर अब मैंने से अलग अलग तोड़ लिया, अलग अलग तोड़ा तो क्या हुआ बेटा? इसका मैंने करा आपका आई स्क्वायर का बार, और ये आपका हो गया साइन स्क्वायर ओमेगा टी का बार, और फिर इसका वर्गमूल। और ये बेटे इसकी वैल्यू कितनी होती है? आई नॉट ही होगी इसकी वैल्यू। आई नॉट इसका बार का, सॉरी बार का इसका जो है, इसका आई नॉट स्क्वायर ही होगी इसकी वैल्यू। और इसकी मैंने कितनी लिखवाई थी बेटे? हाफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी। साइन स्क्वायर, यही थे साइन स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू कितनी लिखाई थी? हाँ। जब आप उसका रूट लेंगे तो ये क्या आ जाएगा? आई नॉट आ जाएगा अपॉन रूट टू। ये वाला जो बेटे फॉर्मूला आपने बोला ना, ये वाला फॉर्मूला अब आया है इस वाले, इस तरह की पूरी इक्वेशन करने के बाद इस फॉर्मूले को निकालना है। हालांकि अगर आपको याद है ना ये वाला फॉर्मूला, तो आप डायरेक्ट टिक लगा लो। अगर आपको ये याद नहीं है तो आपको ये करना पड़ेगा, लेकिन अगर आपको ये याद है फॉर्मूला तो ये ऑप्शन होगा उसमें आंसर में, आई आर एम एस इजिकल टू आई नॉट अपॉन रूट टू। जो मैंने आपको सूत्र लिखवाए हैं वो ऐसे लिखवाए हैं कि डायरेक्ट टिक मार्क, आंसर याद है तो डायरेक्ट टिक लग जाएंगे उसमें। ये वाला ऑप्शन, क्योंकि जो मैंने पूरा क्वेश्चन किया वो यही तो आया आंसर, आई नॉट अपॉन रूट टू आई आर एम एस। आई आर एम एस बराबर कितना आया? आई नॉट अपॉन रूट टू। अगर आपको याद है ये वाला सूत्र तो डायरेक्ट टिक लग जाएगा, नहीं तो आपको इशारा करना पड़ेगा और उसके बाद आएगा आंसर। क्लियर बेटे? अगर याद रख सकते हो तो इसे नोट याद ही रख लो, आई आर एम एस इक्वल टू आई नॉट अपॉन रूट टू, डायरेक्ट टिक लग जाए। ठीक है, आपको बताया मैंने जैसे धारा है वैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस वी के लिए होता है बेटे, तो उसमें आप कैसे करोगे? ये हटा दो, ये कर लिया, नोट करो जो खास खास चीजें हैं इसकी। देखिए बेटे, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, पहली चीज आई एवरेज इज इक्वल टू जीरो, लिख लो इसे फुल साइकिल, फोर फुल साइकिल। देखते ही टिक लगाने वाली चीजें हैं, अगर फुल साइकिल के लिए आई एवरेज पूछा जाता है और ये दे रखा है तो आपको किस पे टिक लगाना है? जीरो पे। दूसरी चीज लिखिए, आई एवरेज इज इक्वल टू टू आई नॉट अपॉन फाइव फॉर हाफ साइकिल। अगर हाफ साइकिल के लिए पूछा जाता है तो इसे देखते ही टिक लगाना है। तीसरा, आई आर एम एस, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, आई नॉट अपॉन रूट टू जो अभी बताया था, ये दोनों के लिए हाफ एंड फुल साइकिल के लिए सेम रहेगा, हाफ एंड फुल साइकिल। देखते ही टिक मार्क लगाना है। चौथा,
इसको उसके लिए भी नोट कर लो बेटा। वोल्टेज ये तो आपका करंट के पदों में है, आई के, इसे सेम फॉर यहाँ पे लिख लो, सेम फॉर ऑल वोल्ट, V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी। बस अब आई के स्थान पे क्या है, V है, और आई नॉट के स्थान पे V नॉट है। इसमें वही लिख लीजिए बेटे, V एवरेज इज इक्वल टू 0 फॉर फुल साइकिल, फिर V एवरेज इज इक्वल टू 2, जो देखो बेटा इधर, V नॉट अपॉन पाई, किसके लिए है ये, हाफ साइकिल के लिए। और फिर आप नोट कीजिए VRMS आएगा V नॉट बाय रूट 2 फॉर हाफ एंड फुल साइकिल। ठीक है, एक चीज और, जैसे आपको ये दिखाना है बेटे कि एसी करंट है, तो उसमें इस तरह का सिंबल होगा, दैट मीन्स एसी करंट। और अगर ऐसे लिखा हुआ है तो इसका क्या मीनिंग होगा बेटे, अगर किसी करंट का ऐसे सिंबल बनाया हुआ है और उसमें लिखा है 100 V 100 V, तो इसका क्या अर्थ है कि उस पे लगने वाली धारा अल्टरनेटिंग करंट है और उसका जो आरएमएस वैल्यू है वो 100 है। जो इसमें जो यूज हो रही है करंट वो कौन सी है, एसी अल्टरनेटिंग करंट है। और ये जो 100 है इसका मतलब IRMS, IRMS जो धारा की आरएमएस वैल्यू है वो कितनी है, 100 V। समझ में आई बात। आमतौर पर जो घरों में यूज हो रही है बेटे, उसकी जो आपकी, आपने स्टेबलाइजर देखे होंगे, 220 का होता है ना, उसे हम घटा देते हैं, बढ़ा देते हैं, तो जो उसमें लिखा रहता है उसमें इस तरह का सिंबल बना रहता है, इस तरह का सिंबल ऐसे लिखा रहता है 220 वोल्ट, लिखा रहता है स्टेबलाइजर के बाहर 220 वोल्ट। इसका मतलब क्या है कि इसमें आने वाली करंट कैसी है, एसी है, और इसकी IRMS वैल्यू कितनी है बेटे, 220 वोल्ट। समझ में आई बात। जो घरों में एसी बिजली आ रही है उसकी याद रखिएगा आरएमएस वैल्यू कितनी होती है, 220 वोल्ट। ये भी पूछा जा सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन में। ये कर लो नोट, फिर इसका सिग्निफिकेंस करवाते हैं। अगर इनमें से आ जाते हैं में से, तो आप देखते हैं टिक मार्क लगा सकते हैं। हटा दूं, देखिए बेटे, सिग्निफिकेंस ऑफ RMS करंट। एक इसी में पहले क्वेश्चन कर लूं, उससे आपको पता चल जाएगा।
लिखिए, इफ ए टाइम वेरी करंट I is equal to I naught sin omega t flows through a resistance R. Find the heat generated in time t. देखिए बेटा, इधर तो मैंने ये बना रखा है एसी का सर्किट, और बाहर लिखा है V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, और डीसी भी बना रखी है। अगर डीसी में हो तो आपको इस तरह से सिंपल जोड़ दीजिए बैटरी से, और हीट प्रोड्यूस। ये हीट कितनी प्रोड्यूस होती है बेटे, वो होती है H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर इंटू टी, और ये भी आपका यही रहता है H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर इंटू टी। और आई क्या चीज है बेटे, वेरिएबल है करंट, वेरिएबल करंट। और इसे ही हम लिखते हैं आई आर एम एस वैल्यू, आई आर एम एस वैल्यू करंट की इंटू आर इंटू टी। मैसेज है, देखिए बेटा, अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है हीट का, तो ये क्या चीज है कि करंट का जो आरएमएस का ये अपने आप में एक महत्व है कि हम इससे हीट भी निकाल सकते हैं। अगर हमें इस तरह का क्वेश्चन आता है कि आप हीट जो प्रोड्यूस हुई है वो निकालिए, क्या है क्वेश्चन, इफ एक टाइम वेरिंग करंट, टाइम वेरिंग मतलब जो समय के साथ बदल रहा है, टाइम वेरिंग करंट आई इज इक्वल टू आई जीरो साइन ओमेगा टी फ्लोज बह रहा है थ्रू ए रेजिस्टेंस आर, फाइंड द हीट जनरेटेड इन टाइम टी। तो अगर इस तरह से करंट है, टाइम वेरिंग है हमारा, तो एसी करंट होगा, एसी करंट होगा तो उसकी जो बेटा हीट प्रोड्यूस का फॉर्मूला है वो क्या है, एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर इंटू टी। अगर आप डीसी करंट में होगे तो उसमें भी फॉर्मूला यही है, बट दिस इज नॉट आरएमएस वैल्यू। डीसी करंट के लिए आरएमएस वैल्यू नहीं होगी, अल्टरनेटिंग करंट के लिए वेरिएबल करंट होगा, और ये जो करंट का स्क्वायर है वो किसका होगा, आरएमएस वैल्यू का स्क्वायर होगा इंटू आर इंटू टी। तो उससे आप क्या निकाल सकते हो, हीट निकाल सकते हो। ये इसका अपने आप में एक सिग्निफिकेंस है। और जरा इस क्वेश्चन को करेंगे बेटा, आई कितना दे रखा है, ये पूरा आई है, करना जरा बेटे, एच एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर, पहले आपका आई आर एम एस है, आई आर एम एस इंटू टी। आई आर एम एस कैसे देखो बेटे, ए आई आर एम एस का स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। आई आर एम एस आपको ये सिर्फ इतना दे रखा है, आई आर एम एस का मान कैसे रखोगे, ये तो दे नहीं रखा। आई आर एम एस क्या होता है बेटे, अभी सूत्र लिखाया आई आर एम एस का, आई के पदों में, आई नोट के पदों में क्या है, आई, हाँ आई नोट रूट टू है ना, इस पूरे का स्क्वायर आर इंटू टी, ये हो जाएगा आई नोट का स्क्वायर अपॉन टू इंटू आर इंटू टी, यानी एच कितना हो जाएगा, रेजिस्टेंस आ जाएगा आंसर, बस दिस इज आंसर एच।
ये इसका आंसर हो गया आई नॉट प्लस स्क्वायर बाय 2 इंटू आर इंटू टी। ओके बेटे, एक क्वेश्चन और करा रही हूँ, जरा करेंगे। ये हो गया बेटे, ये हो गया सबका। क्वेश्चन है द पीक वैल्यू, पीक वैल्यू ऑफ एन अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग वोल्टेज, करंटली वोल्टेज applied to a 50 resistance, to a 50 ohm, a 50 ohm resistance is 10 volt. Find RMS current. चलिए करिए इस क्वेश्चन को बेटे। फाइंड आरएमएस करंट निकाल लो बेटे, सब बच्चे निकालेंगे। ऑप्शन लिख रही हूँ, निकाल के आंसर बताओ क्या है। करिए इस क्वेश्चन को फटाफट। ए 0.2 एम्पियर, बी 0.311, करो बेटा। सी 0.141 एम्पियर और डी 0। क्या है, कैसे निकलेगा ये क्वेश्चन। द पीक वैल्यू ऑफ एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज applied to a 50 ohm resistance is 10 V। यानी कि पीक वैल्यू दे रखा है पी नोट। पी नोट कितना दिया है बेटे, 10 V। और आर कितना दिया है, 50 ओम है। फाइंड आरएमएस वैल्यू, आरएमएस करंट, आरएमएस करंट निकालनी है। कैसे निकलेगा बेटे, एक वो था ना ई नॉट अपॉन आर, ऐसे ही शायद बी नॉट अपॉन आर। ओम के ये भी सूत्र है ना, ये वाला सूत्र भी तो लिखवाया है मैंने, देखो आईआरएमएस में सबसे पहले लिखवाया था, देखो जरा। लेकिन एक मिनट और रुक जाओ, एक मिनट। आई क्या होता है, आई क्या होता है, बी अपॉन आर। टी नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन आर, दैट इज वो निकलेगा आपका आई नॉट। ये देखो बेटे, इसमें जो है आई आर एम एस, ये आपको जो मैंने फॉर्मूला लिखाया था बेटे आई आर एम एस में नहीं हुआ था, वो क्या बताया था, आई नोट इज इक्वल टू ये आई नोट इज इक्वल टू ई नोट अपॉन आर और वी नोट अपॉन आर। क्या निकलेगा इससे हमें, वी नोट कितना दिया है बेटे 10 और आर कितना दिया है 15, 1/5। ये क्या चीज निकली बेटे, आई नोट। लेकिन मुझे आई नोट तो चाहिए, मुझे तो आई आर एम एस चाहिए। तो आई आर एम एस इज इक्वल टू आई नॉट
अपॉन रूट टू, यही तो होता है सूत्र। आई नॉट निकल गया आपके पास कितना, 1/5, और फिर इंटू रूट 2। रूट 2 से ऊपर नीचे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा रूट टू इंटू रूट 2 क्या हो जाएगा 2, 5 to the 10। ये क्या नाम है, रूट 2 की वैल्यू कितनी आती है, 1.4141, यही तो होती है शायद, 1.4141 अपॉन 100, वो सॉरी 10। तो ये एक पॉइंट इधर और इधर आ जाएगा, 0.1414, इतने एम्पियर। कौन सा है, सी। तो इस तरह से हम पहले आई नॉट निकाल लेंगे और फिर आई नॉट के बाद हम क्या निकाल लेंगे, आई आर एम। एक क्वेश्चन अभी आया है, 2 साल पहले, 2 साल पहले आया सर, नहीं ये 2 या 3 साल पहले आया उसको, देख लीजिए। तो और आई, अब एक क्वेश्चन और करवा रही हूँ, हटा दो बेटे ये। क्वेश्चन है, बहुत आई इज इक्वल टू आई नॉट प्लस आई नॉट साइन ओमेगा टी, फाइंड आई आर एम एस, आई आर एम एस। ये देखो भाई, अब की बार जो इक्वेशन दी है वो इस तरह की दे दी, आई नॉट प्लस आई नॉट साइन ओमेगा टी। क्या निकालना है हमें, आई आर एम एस निकालना है। आई आर एम एस क्या होता है मुझे, आई के पदों में, आई आर एम एस, आई, ये होता है आपका, पहले स्क्वायर करो, अगर हमें आई दे रखा है तो पहले क्या कर दो इस सबका, आई का स्क्वायर करा, इस आई का स्क्वायर करा, फिर क्या लिया, मीन लिया, और फिर रूट करा। अब करो, अब इस आई की जगह ये पूरा मान रखो, इस पूरा मान रखो फटाफट। घर चले जाओ, इसका मान रखेंगे फटाफट से, इसका मीन लेंगे, ये हो जाएगा आपका, पूरे का स्क्वायर करेंगे बेटे, आई नॉट प्लस आई नॉट साइन ओमेगा टी, इस पूरे का क्या किया आपने, स्क्वायर किया और इसका मीन लिया। स्क्वायर खोलो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बेटे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी आई नॉट का स्क्वायर प्लस आई नॉट का स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 2 इंटू आई नॉट साइन ओमेगा टी। सही लिखा है मैंने, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी, और इस पूरे का बार, और फिर इस पूरे का स्क्वायर रूट। समझ में आ रही बात, अब इसका बार अलग अलग करेंगे तो क्या होगा बेटे, आई नॉट स्क्वायर का बार प्लस आई नॉट स्क्वायर का साइन स्क्वायर 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 ओमेगा टी प्लस 2 आई नॉट का बार, स्क्वायर हो गया आई नॉट आई स्क्वायर, और साइन ओमेगा टी का बार, और इस पूरे का वर्गमूल। बेटे इस आई नॉट स्क्वायर की वैल्यू आई नॉट स्क्वायर, ये हो गया आपका आई प्लस इसकी वैल्यू आई नॉट
और साइन ओमेगा टी, साइन स्क्वायर ओमेगा टी की क्या बताई थी मैंने, 1/2 प्लस 2 I0 स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका I0। और फिर है आपका, इसकी कितनी बताई थी बेटे, साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी की कितनी बताई, कितनी बताई थी, 0। ये हो गया आपका 0। तो कितना रह गया बेटे आपका, वर्गमूल I0 प्लस I0/2, और एक 3 I0/2 वर्गमूल, दैट इज आंसर। एक चीज और बेटा, इधर देख लो एक बार, I0 का जो बार होता है उसकी वैल्यू होती है I0। एक बार समझ लीजिए, I0 का जो बार होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, I0 ही होती है। लेकिन मेरा जो मैंने लिखा है I0 का स्क्वायर, I0 का स्क्वायर लिखा है ना बेटे, तो ये I0 का स्क्वायर बेटे, ये स्क्वायर ही आएगा, I0 का स्क्वायर आएगा और ये भी I0 का स्क्वायर आएगा। क्योंकि ये वाली बात ध्यान रखना, I0 के बार का मान होता है I0, और I0 स्क्वायर के बार का मान होगा I0 का स्क्वायर। ये दोनों याद रखना बेटे इसका मान, आई स्क्वायर बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका √3/2 I0 बाहर आना। क्लियर, बता दूं, फिर कर लो, कॉटन चाहिए फिर से। इसके बाद आइए फेसर डायग्राम में, हो गया बेटी, हटा दो ना बेटे, हो गया तुम्हारा, हो गया, जल्दी करो फटाफट। देखिए बेटे, नेक्स्ट है आपका फेसर डायग्राम। देखिए, दैट इज एक्स एक्सिस, दैट इज वाई एक्सिस, और इधर आपकी करंट है। देखिए बेटे, अगर ये डायग्राम लिया मैंने आई में और बी में, जनरली जो करंट और वोल्टेज है बेटे इन एसी सर्किट्स में आर रिप्रेजेंट्स बाय फेसर्स और एंटी क्लॉकवाइज। ये आपको मैंने बताना है कि एंटी क्लॉकवाइज कैसे दिखता है।
ये अगर इनका जो नेट करंट है बेटे इन दोनों का कहीं यहाँ पर हो, तो ये जो करंट है ये यहाँ पे आएगी बेटे इस दिशा में। लिखिए, एक दो लाइन पहले मैं जो लिखवा रही हूँ। जनरली लिखिए, जनरली करंट्स, जनरली करंट एंड वोल्टेज इन AC circuits are represented by phasors और एंटी क्लॉकवाइज वेक्टर्स। फेसर्स जो है ना बेटा, जो फेसर्स होते हैं वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दिखाए जाते हैं। नंबर 2 पे लिखिए, ये नंबर 1 है, नंबर 2 लिखिए। द लेंथ ऑफ एरो represents peak value of peak value पीक वैल्यू दिखाती है एंड क्वांटिटी एंड इट्स प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। बल्कि एंड भी हो जाए और लिखे बेटे, और वाई एक्सिस, इंग्लिश में और ऑन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस गिव्स, क्या चीज देता है हमें? प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन देता है बेटे इंस्टेंटेनियस वैल्यू। अगर I बराबर I0 साइन ओमेगा टी, ये आपको कोई अल्टरनेटिंग करंट दे रखी है और इसका नेट निकालना है बेटे हमें। देख लीजिए, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस में, तो नेट कहीं पे यहाँ होगा इस डायरेक्शन में बेटे, और ये हमेशा कैसे ली जाएगी? इस दिशा में, जो इसका एंगल है वो इस दिशा में लिया जाएगा। क्लॉकवाइज तो ऐसे होता है और एंटी क्लॉकवाइज उल्टा, ये उल्टा। मैंने आपको क्या बताया कि जो फेसर्स डायग्राम होते हैं वो हम कैसे लेते हैं? एंटी क्लॉकवाइज। जो फेसर्स जो भी होंगे वो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज से आप शो करेंगे। और ये एरो है बेटे, ये वाला जो एरो है इसकी जो लेंथ है ये हमें क्या देती है? पीक वैल्यू किसकी? करंट की, दैट इज आई डॉट। ये जो एरो की लेंथ है बेटे वो हमें किसका मान देगा? आई नॉट का, एरो का। जो एरो की लेंथ है वो हमें एम्पलीट्यूड ऑफ करंट देगी। एक बात और देख लीजिए बेटे, प्योर, चलिए ये हो गया बेटे।
ये लिख लिया, हटा दूं इसे, करो फटाफट। हो गया बेटे, एक चीज बतानी है। हो गया। देखिए, फेजेस डायग्राम को एक बार फिर से एक बार और समझ लीजिए कि ये अगर आई की जो वैल्यू देता है वो इस डायरेक्शन में दे रहा है करंट, और वी की वैल्यू भी आपको किस में दे रहा है, इसी डायरेक्शन में दे रहा है। वी की वैल्यू भी इसी में दे रहा है और आई की वैल्यू भी इसी में दे रहा है। किसके लिए दे रहा है, प्योर रजिस्टिव सर्किट्स के लिए। लिखिए, प्योर रजिस्टिव सर्किट केस नंबर 1। रजिस्टिव सर्किट जिसमें केवल रेजिस्टेंस लगा हुआ हो, ऐसा सर्किट बेटे। मैंने एक ऐसा सर्किट बनाया जिसमें रेजिस्टेंस लगा हुआ है और अल्टरनेटिंग करंट जुड़ी हुई है उससे, इस तरह से, और उस पे वी लगा हुआ है, वी नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, ये है आपका। देखो बेटे, यहाँ से करंट आई आ रही है, इधर भी आई आएगी, इधर देख लो, आई की डायरेक्शन भी ये रहेगी, और इसमें वी आर, इसकी जो वोल्टेज रहेगी वो उसकी डायरेक्शन भी यही रहेगी बेटे। रजिस्टिव, प्योर रजिस्टिव सर्किट में याद रखना ये बात, आई की और वोल्टेज की जो डायरेक्शन होती है वो दोनों में एक ही होती है। ठीक है, और दोनों के दोनों सेम फेस में होते हैं। कब, जब केस नंबर 1 है, केस नंबर 1, प्योर रेजिस्टिव सर्किट, जब केवल और केवल सर्किट में क्या जुड़ा हुआ है, रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है। मान लीजिए आर ओम का रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है, तो आई और वी आर दोनों ही एक सेम फेस में होंगी और उसके बीच में कोई एंगल नहीं होगा। यहाँ लिख लीजिए, प्योर रेजिस्टिव सर्किट में नो फेज डिफरेंस, नो फेज डिफरेंस इन आई एंड वी। मैंने आपको यही बताया कि आई और वी में कोई फेज डिफरेंस नहीं होगा। वी इज इक्वल टू कितना है, वी नॉट साइन ओमेगा टी, और आई इज इक्वल टू ओम का नियम क्या होता है बेटे, वी अपॉन आर। आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर, वी की वैल्यू रखना है इससे जरा, क्या हुआ, वी नॉट अपॉन आर इंटू साइन ओमेगा टी। और वी नॉट अपॉन आर ये क्या चीज होती है बेटे, दैट इज आई नॉट। आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है बेटे, याद रखिएगा इस वाले केस में जिधर आई की डायरेक्शन है उधर ही वी की डायरेक्शन होती है, इन दोनों के बीच में कोई भी एंगल नहीं होता। यानी कि
यानी कि इसका फेसर डायग्राम बनाओ दोनों के लिए। किसके लिए? एक तो बनाओ फेसर डायग्राम और एक बनाओ वेव डायग्राम इसी केस के लिए। देखो बेटे, अब इसी चीज के लिए मैं आपको फेसर डायग्राम बनाना सिखा रही हूँ। फेसर डायग्राम कैसे बनाओगे? ये देखो बेटे, दो एक्सिस है, दो एक्सिस, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। उसे ये कहा कि वी में और आई में कोई भी फेस डिफरेंस नहीं है, यानी कि आई नॉट वी नॉट दोनों ही एक डायरेक्शन में जा रही हैं। ये देखो, मान लीजिए इनका नेट रिजल्टेंट वी नॉट है इस डायरेक्शन में, समझ गए बेटे? तो इसी डायरेक्शन में ही तो बेटे आई नॉट होगा, क्योंकि दोनों के बीच में फेज डिफरेंस तो है ही नहीं। इस वाले सर्किट, इस केस के लिए, रजिस्टिव सर्किट के लिए जहां केवल रेजिस्टेंस है, वहां पर वी नॉट और आई नॉट में कोई फेज डिफरेंस नहीं है, तो इसका मतलब एक ही लाइन में होंगे। और ये वाला जो बेटे, ये इस डायरेक्शन में है, ये आपका क्या चीज है? दैट इज एंगुलर एंगल, ओमेगा टी। ये फेज जो आपको दिया है कौन से समीकरण में? ये वाला एंगुलर एंगल। एंगुलर एंगल आपको दिया है कि नहीं दिया? आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो ये जो ओमेगा टी है वो ये आपका एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा ऐसे, दोनों वी नॉट भी और आई नॉट भी, और दोनों सेम चलेंगे। ये तो था फेसर डायग्राम। और वेव डायग्राम में आओ। वेव डायग्राम, इसका वेव डायग्राम कैसे बनेगा बेटे? ए इस तरह से वेव जा रही है, ए ऐसे। तो मैंने क्या कहा कि V और I में कोई भी फेज डिफरेंस नहीं है, तो ठीक इसी के ऊपर साइमल्टेनियसली I चलेगी। अगर V ऐसे चल रहा है तो I भी इसके साथ साथ ही चलेगी, बिल्कुल। समझ में आई बात? V और ये I, ये आपका है वेव डायग्राम। तो ये है आपका फेसर डायग्राम, फेस दिखाने वाला, जिसमें एंगल बोलते हैं। समझ में आई बात बेटे? अब आइए प्योरली इंडक्टिव सर्किट, जिसमें केवल इंडक्टेंस लगा हुआ हो, ये हटा दूं? ये हो गया बेटे प्योर इंडक्टिव सर्किट। केस नंबर सेकंड, प्योर इंडक्टिव, इंडक्टेंस, इंडक्टिव सर्किट। अगर केवल इंडक्टिव इंडक्टेंस लगा हुआ है, अब रेजिस्टेंस की जगह बेटे मैंने क्या ले लिया? इंडक्टेंस। ये इस तरह से, ठीक है। अब इंडक्टेंस जब मैंने लिया बेटे, तो इसमें आई होगी इस तरह से, और इसका जो वोल्टेज होगा वी एल, वो होता है इसके परपेंडिकुलर ऊपर को, वी एल। समझ में आ रही बात? आई बिल्कुल सीधे होती है और वी एल इसके परपेंडिकुलर होता है बेटे 90 के एंगल पे। तो इसका जरा फेसर डायग्राम बनाइए, कैसे बनेगा? एक मिनट, ये हटा रही हूँ मैं। बताओ बेटे, इस वाले सर्किट का फेसर डायग्राम बनाइए। बेटे ये फेसर डायग्राम कैसे बताया मैंने आपको? आई तो ले लिया मैंने एक्स एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे मैंने ले लिया बी, मतलब दिखाने के लिए। ये देखो जरा बेटे, जब इंडक्टिव सर्किट होता है तो आई तो चलती है ऐसे, और इसके 90 पे चलता है वी एल। तो इसका बेटे नेट रिजल्टेंट किधर होगा? एक तो फेज, करंट का फेज तो इधर जा रहा है और वोल्टेज का फेज परपेंडिकुलर जा रहा है, तो नेट कहाँ होगा? कहीं बीच में होगा। इसका नेट फेज कहीं यहाँ पे होगा, होगा कि नहीं होगा बेटे? एक और चीज,
लिखेंगे इसके लिए एक लाइन, आई करंट लेग्स, ये याद रखना है बेटे आपको लाइन, बिहाइंड वोल्टेज, वोल्टेज से पाई बाय टू हमेशा पीछे चलेगी करंट, बाय पाई बाय टू, 90 के कोण से। V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी, और सेकंड है I की फॉर्म क्या है, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन, अब बताओ बेटे मैंने क्या कहा, आई करंट लेग्स बिहाइंड वोल्टेज बाय पाई बाय टू, जो वोल्टेज का फेस एंगल है हमेशा उससे 90 डिग्री उसके पीछे चलता है, यानी कि अगर वोल्टेज का इधर है तो करंट का इधर था, अगर नेट वोल्टेज यहाँ हो गया तो करंट कहाँ होगा, वी नॉट अगर नेट यहाँ है तो करंट कहाँ होगा, इससे 90 डिग्री पीछे कर दूं, यही तो कहा मैंने, क्या कहा, मैंने कहा जो करंट है ना वो वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे रहती है, किसमें, इंडक्टिव सर्किट में, ये लिखवाया है मैंने, आई करंट लैग्स बिहाइंड वोल्टेज बाय पाई बाय टू, वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे रहती है, तो बताना जरा अगर इसका नेट वोल्टेज यहाँ से यहाँ आ गया तो करंट यहाँ से कहाँ जाएगी, करंट यहाँ जाएगी, भाई करंट नेट करंट यहाँ आ जाएगी बेटे, ये इसका 90 डिग्री एंगल बनेगा, समझ रहे बात, समझ में आई बात, ये किस चीज का फेसर डायग्राम है, प्योर इंडक्टिव सर्किट का फेसर डायग्राम, और इसका वेव डायग्राम कैसे बनेगा बेटे, ये तो फेसर डायग्राम था, वेव डायग्राम कैसे बनेगा इसका, भाई देखो वोल्टेज वाला, वोल्टेज तो जो है वो तो आपकी ऐसे चल रही, ठीक है, लेकिन मैंने क्या बताया कि जो धारा है वो हमेशा 90 डिग्री एंगल से पीछे से रहता है, तो भाई क्या था, वी का समीकरण यही तो था बेटे, और साइन कितना हो जाएगा बेटे, ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू, है ना, तो मैंने ये तो बना दिया, लेकिन ये कैसे बनेगा इस पे, ये वाला समीकरण इस पे बनाना है, कैसे बनाऊं, ये v इज इक्वल टू वी जीरो साइन ओमेगा टी, तो ये वाला फॉर्म आ गया वेव फॉर्म, लेकिन ये वाली फॉर्म कैसे दिखाऊंगी इस पे, वेव फॉर्म आई की, भाई आपको पता है बेटे साइन थीटा क्या होता है, वो साइन 90 माइनस थीटा होता है ना, इज इक्वल टू कॉस थीटा, ये फॉर्मूला नहीं होता क्या, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बेटे, कॉस थीटा, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 90 माइनस थीटा है, लेकिन यहाँ पर थीटा माइनस 90 है, तो इसमें से माइनस बाहर ले लूं, माइनस बाहर ले लूंगी तो क्या हो जाएगा, माइनस आई नॉट साइन पाई बाय टू माइनस ओमेगा टी, समझ में आई बात, अब साइन 90 माइनस थीटा का मतलब कॉस थीटा, यानी कॉस माइनस आई नॉट कॉस ओमेगा टी, अब ये वाला आ गया बेटे कंसेप्ट, अब मुझे इसको दिखाना है, ये क्या कर रहा है बेटे, एम्पलीट्यूड किस में दे रहा है, स्टार्टिंग किससे कर रहा है, माइनस से, तो अब मेरा जो ग्राफ है आई का कहाँ से चलेगा, यहाँ से माइनस आई नॉट से स्टार्ट होगा, समझ में आ रही बात, आई नॉट से स्टार्ट होगा माइनस से, और कैसे जाएगा, वे फॉर्म में जाएगा, ए आई नॉट एम्पलीट्यूड मैक्सिमम वैल्यू है ना, इतना,
ये मैक्सिमम वैल्यू है बेटे इसकी। समझ रहे बात? ये मैक्सिमम वैल्यू है इसकी आई नॉट। आई नॉट क्या चीज है? एम्पलीट्यूड है इसका। मैक्सिमम, ये मैक्सिमम वैल्यू यानी इतनी हाइट के ही जाएगा बस ये। इसके बाद इधर आएगा, ये इधर जा रहा है, और फिर ये ऐसे जाएगा। समझ में आई बात? ये वाली कौन सी इक्वेशन है आई की? ये क्या है? वी। ये वाला वी शो कर रहा है, और ये क्या शो कर रहा है? करंट। आई इज इक्वल टू माइनस आई नॉट कॉस ओमेगा टी। ये कब है फेसर वेव डायग्राम? प्योर इंडक्टिव सर्किट के लिए ये फेसर डायग्राम है इसका, और ये वेव डायग्राम। हमेशा ये कंडीशन याद रखना बेटी, इसकी कंडीशन है ये मत भूल जाना, सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाली कंडीशन। आई करंट लेग्स बिहाइंड वोल्टेज बाय पाई बाय 2। समझ में आई बात? इंडक्टिव में क्या है? पाई बाय 2 पीछे चलती है धारा वोल्टेज के, याद रहेगा। उसके बाद इंडक्टिव रिएक्टेंस। अगर कोई ऐसा सर्किट है जिसमें कि इंडक्टेंस भी लगा हुआ है और रेजिस्टेंस भी लगा हुआ है, तब कैसे करेंगे? हटा दो बेटे, ये नोट कर लिया। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट क्लास में नया चैप्टर शुरू करता हूँ। ये हो गया बेटे। हटा दो इसे। प्योर, अब हम लेंगे इंडक्टेंस और इंडक्टिव एंड रिएक्टेंस। इंडक्टेंस एंड रिएक्टेंस। बल्कि इंडक्टेंस के बजाय इंडक्टिव लिखिए। इंडक्टिव, इंडक्टिव रिएक्टेंस वो ज्यादा बढ़िया रहेगा। इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल। देखिए बेटे, एक्सएल का जो मान होता है वो होता है ओमेगा इंटू एल, और ये होता है आपका 2 ओमेगा होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी 2 पाई एफ इंटू एल। और इसकी कंडीशन क्या होती है? जिसका जो फेसर डायग्राम है इसकी कंडीशन होती है इंडक्टिव। अच्छा हाँ, जो बेटे मैंने अभी पहले उसमें पीछे बताया उसमें एक चीज ये वाली छूट गई थी, वो इंडक्टिव रिएक्टेंस का ही केस था। केस सेकंड के लिए ये नोट कर लीजिए, उसमें उसी में उसी का ही है ये केस सेकंड का ही। उसमें क्या था? इंडक्टेंस था लगा हुआ। उसमें एक्सएल आप ऐसे नोट करोगे, ओमेगा एल इज इक्वल टू 2 पाई एफ इंटू एल। ठीक है। और एक और चीज बेटे, इसी डायग्राम के लिए आई नोट आप कैसे नोट करोगे? वी नोट अपॉन एक्सएल। और
IRMS नोट करोगे ऐसे, IRMS इज इक्वल टू VRMS अपॉन एक्सएल। दैट इज RMS वैल्यू। ये नोट कर लीजिए बेटा, पेन। देयर इज changing current induced EMF is generated. Induced EMF is generated. देखिए नोट, नोट लिखे फॉर डीसी करंट F0 रहते हैं, डीसी करंट के लिए F0 XL0। तो इसका मतलब ये होता है कि उसमें शॉर्ट सर्किट इंडक्टर है, शॉर्ट सर्किट इंडक्टर और करंट फ्लोस, हमारी धारा बहती है बस। ठीक है, इसको बस इसे नोट कर लीजिए बेटे। ये इंडक्टिव के लिए ही है, जो सेकंड केस करा रहे थे हम इंडक्टिव रिएक्टिव के लिए। नेक्स्ट अब कराएंगे कल। ठीक है बेटे, नेक्स्ट हम लेंगे इसका अगला टॉपिक। इसे आज मुझे से बढ़ाया गया था, कब क्या है मुझे नहीं। अब चैप्टर शुरू होगा, अब इसके बाद ये वाला तो नया हुआ है। ना ना ना, ये वाला चैप्टर आगे कल कंटिन्यू करेंगे अब। जैसे अल्टरनेटिंग करंट शुरू हुआ, इसको अल्टरनेटिंग स्टार्ट करेंगे कल। अब नया चैप्टर, ये वाला चैप्टर